नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं कारक का चैप्टर। तो सबसे पहले तो आपको बता दिया जाता है कि अभी तक कारक की 3 या 4 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप चैनल पर देख लीजिएगा, क्योंकि हम एसटेट टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं। तो हम जो हमारा जो कारक है, वैसे ये जो आपका कारक लगा हुआ है, ये सभी के सभी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं संस्कृत के, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना ये एसटेट के लिए है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई इम्पोर्टेंट सूत्र छांट करके एसटेट के अकॉर्डिंग जो सूत्र एसटेट के प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हैं सिर्फ वही करवाए हैं। आपको पूरा कंटेंट करवाया जा रहा है, वो बिल्कुल अच्छे से और इजी लेवल से समझाया जा रहा है। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि ये जो कारक है ये सिर्फ़ और सिर्फ एसटेट के लिए है। चाहे आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा कारक का टॉपिक। आज मैंने ये बैकग्राउंड की स्लाइड थोड़ी चेंज की है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर नहीं लगता है आपको ये ब्लू कलर अच्छा, अगर आपको ये क्लियर दिखाई नहीं देता है तो आप मुझसे कमेंट करके बताना। कल से हम फिर से वाइट बोर्ड ही यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कर रहे थे जो हमारा एकथितम चय सूत्र था, उसका हमने कुछ हिस्सा किया था। एकथितम चय सूत्र में लगभग 16 धातुएं आती है। जिन 16 धातुओं की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? एकथितम चय ही है। तो यहाँ पर ये हमारा सूत्र है एकथितम चय। इसमें हमने लगभग 4 से 5 धातुएं पढ़ ली थी। अब आगे जो हमारी धातु आती है वो कौन कौन सी है तो वो हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे आपका। हमने दंड धातु कर ली थी, अब आती है हमारी रुद्ध धातु। पांचवी जो हमारी धातु है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है। क्योंकि वो क्लास आप देखोगे तभी आपको आगे वाली क्लास समझ में आएगी। सीधा आप यहाँ पर मत आइएगा, पहले पीछे वाली क्लास अवश्य देखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा रुद्ध धातु है, ये कैसी धातु है? ये द्विकर्मक धातु है। कैसी? द्विकर्मक। टोटल 16 धातुएं हैं जो द्विकर्मक धातु है। तो ये हमसे पूछा जा सकता है, तो हमें 16 की 16 धातुएं अच्छे से याद होनी चाहिए। और वो 16 धातुएं कौन कौन सी है वो मैंने पिछली क्लास में करवा दी है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो पहले पीछे की क्लास देखिएगा। क्योंकि मुझे इतना ज़रूर पता है कि YouTube पर आज तक इतना अच्छा कंटेंट आपको किसी ने भी नहीं प्रोवाइड किया होगा, क्योंकि सभी जो है वो अपना बैच में ही लगे रहते हैं। बैच में ही इतना अच्छा कंटेंट देते हैं, YouTube पर कोई नहीं देता है जो आपको फ्री में दे सके। लेकिन आज शायद इस कंटेंट की वैल्यू ना हो, लेकिन साल या 2 साल बाद जब आप धीरे धीरे कारक को पढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा कि कारक जो पढ़ाया जा रहा है वो किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। आपका खुद दिल करेगा कि हाँ, क्या गज़ब पढ़ाया है। तो यहाँ पर जो हमारी रुद्ध धातु है वो द्विकर्मक धातु है। इसकी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो वो है हमारा एकथितम चय। एकथितम चय। और इसके योग में इस रुद्ध धातु के योग में जो द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? तो वो है हमारा कर्मणि द्वितीया। क्या है? कर्मणि द्वितीया। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। क्या है इसका उदाहरण? उदाहरण है व्रजम व्रजम अवरुणद्धि गाम। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा।
अवरुणद्धि का अर्थ क्या होता है? अवरुणद्धि का अर्थ होता है रोकता है। क्या होता है? रोकता है। अवरुणद्धि अर्थात रोकता है। किसे रोकता है? गाय को। किसे रोकता है? गाय को। व्रजम क्या होता है? व्रजम होता है बाड़े में। बाड़े आप सभी समझते ही होंगे क्या होता है। जहाँ पर जैसे हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में जहाँ पर बहुत सारी गाय होती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम जो बहुत सारी गायें बांधते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? गौशाला बोल देते हैं। गौशाला। या फिर हम जैसे हरियाणा में तो इसको बाड़ा बोला जाता है, जहाँ पर हम अपने पशुओं को बांधते हैं, जहाँ पर उनको चारा वगैरह खिलाया जाता है। जैसे एक अलग से फ्लैट नहीं होता क्या गऊओं के लिए? अगर आपको बाड़ा नहीं समझ में आ रहा, तो जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है, हम वहीं पर पशुओं को नहीं रखते हैं। पशुओं के लिए एक अलग जगह बनी हुई होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पर हम पशुओं को रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बाड़ा। और बाड़े में जाने से रोकता है। किसको रोकता है? गाय को। तो यहाँ पर जो है हमारी अवरुणद्धि, अवरुणद्धि किस धातु से बनी है? तो ये जो शब्द है ये रुद्ध धातु से बना है। रुद्ध धातु। और रुद्ध धातु आप सभी को पता है द्विकर्मक है। कैसी है? द्विकर्मक है। कैसी है? द्विकर्मक है। रुद्ध जो धातु है ये द्विकर्मक है। रुद्ध धातु द्विकर्मक है। तो यहाँ पर हमें कर्म की भी दो ही आवश्यकता होगी। पहला कर्म जो मुख्य कर्म है वो क्या हो जाएगा? गाय को जाने से रोकता है। और दूसरा जो गौण कर्म है वो क्या है? व्रजम। तो यहाँ पर व्रजम शब्द से व्रजम शब्द जो है इसमें द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो वो ही हमारी एकथितम व्रजम शब्द में कर्म संज्ञा हुई है एकथितम च से, और द्वितीय विभक्ति इसमें लग गई है कर्मणि द्वितीया से। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एग्जाम्पल दे करके ये पूछा जाएगा कि इसमें जो कर्म संज्ञा हुई है वो किस सूत्र से हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि जो द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कर्मणि द्वितीया। इसलिए होप कि वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हो सकता है कि वो फिर भी वो ये सोचे कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि कर्मणि द्वितीया से ही द्वितीय विभक्ति होगी, तो आपसे पूछ लिया जाए। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपको संज्ञा सूत्र याद रखनी है कि किस जो उदाहरण है या किस वाक्य में किस सूत्र से संज्ञा हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या जाएगा? व्रजम अवरुणद्धि गाम। इस उदाहरण में संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा हो जाएगा? एकथितम च। कैसे पता करोगे? यहाँ पर आप देखोगे कि ऋणद्धि दिया हुआ है, और ऋणद्धि जैसे ही आप देखोगे, ऋणद्धि देखते ही आपको याद आएगा कि ये तो रुद्ध धातु से बना। और रुद्ध धातु तो हमारी कैसी धातु है? द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक सभी धातुएं किस में आती है? एकथितम च सूत्र में आती है। अब हम इसको इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा हम क्या करेंगे, सीधा हम उदाहरण देखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो आइए करते हैं। अब आती है हमारी छठी जो धातु है वो है प्रच्छ। क्या है? प्रच्छ धातु। प्रच्छ का अर्थ हमने जाना था, पूछना होता है। क्या है? पूछना। प्रच्छ धातु है। प्रच्छ धातु भी कैसी धातु है? द्विकर्मक धातु है। एकथितम च से इस धातु के योग में जो शब्द होता है उसकी संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या है इसका उदाहरण? उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? माणवकम पंथानम पृच्छति। पंथानम पृच्छति। माणवकम
पंथानम पृच्छति। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि माणवक से पंथानम, पंथानम क्या होता है, मार्ग, या फिर हम इसको रास्ता बोल सकते हैं, रास्ता, पृच्छति पूछता है, माणवक से रास्ता पूछता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है ये जो हमारी पृच्छ धातु है, पृच्छ धातु जो है ये कैसी धातु है, द्विकर्मक है। तो यहाँ पर दोनों माणवकम और पंथानम इन दोनों में कैसी विभक्ति लगी है, द्वितीय विभक्ति लगी है। क्यों लगी है, क्योंकि ये पृच्छ धातु के योग में है। और पृच्छ धातु के जिस वाक्य में या जिस उदाहरण में पृच्छ धातु होगी वो धातु कैसी होगी, द्विकर्मक। तो दोनों ही कर्म होगी, दोनों की ही कर्म संज्ञा होगी और दोनों में ही कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पर माणवकम शब्द में एकथितम च से क्या लग गए हैं, द्वितीय विभक्ति लग गई है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ धातु ध्यान रखनी है कि हाँ प्रच्छ धातु है और प्रच्छ धातु यहाँ पर दी गई है तो ये द्विकर्मक होगी और इसमें एकथितम च से संज्ञा हो जाएगी। फिर आता है हमारा सातवां ची धातु। क्या है, ची। ची का अर्थ क्या है, ची का अर्थ है चुनना। क्या है, चुनना। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा इसका भी वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्षम अवचिनोति चिनोति फलानी। वृक्षम अवचिनोति फलानी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृक्ष से फलों को चुनता है। पहले क्या था कि इसमें पंचमी विभक्ति थी कि वृक्ष से फलों को चुनता है, लेकिन अभी क्या है यहाँ पर चुनने के अर्थ में चिनोति, चिनोति में कौन सी धातु है, ची धातु लगी हुई है, इसलिए ये द्विकर्मक होगी और यहाँ पर वृक्षम शब्द की कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। और किस सूत्र से होगी, तो ये होगी हमारी एकथितम च सूत्र से। किस से, एकथितम च सूत्र से हो जाएगी। फिर आती है हमारी आठवीं क्या है, आठवीं है ब्रू, ब्रू धातु। क्या है, ब्रू धातु। ब्रू धातु का अर्थ क्या है, ब्रू धातु का अर्थ हो जाएगा हमारा कहना। क्या हो जाएगा, कहना, या फिर बोलना भी आप बोल सकते हैं। तो ब्रू का उदाहरण क्या है, ब्रू का उदाहरण है, ब्रू का उदाहरण हमारा हो जाएगा माणवकम धर्मम ब्रूते। क्या है, माणवकम धर्मम ब्रूते। अब आपको और कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ धातु देखनी है और धातु देखते ही आपको पता लग रहा है यहाँ पर ब्रू धातु है जो कि हमारी द्विकर्मक धातु है। तो दोनों में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी और कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी, तो एकथितम च सूत्र से। हम ज़्यादा इसमें बार बार अब टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि फिर क्लास जो है बहुत लेंथी हो जाती है और आप भी बोरियत फील करते हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपको धातु पहचान रखनी है। आपको 16 की 16 धातु है, पिछली क्लास में बता दी गई है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। फिर हमारी आती है 9वीं धातु जिसका नाम है सास। क्या है, सास। सास धातु है जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ भी क्या हो जाता है, सीखना। क्या है, सीखना। तो यहाँ पर इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, माणवकम धर्मम शासति। तो यहाँ पर शासति शब्द देखते ही आपको पहचान में आ रहा है कि सास धातु हमारी द्विकर्मक धातु है। तो यहाँ पर धर्मम शब्द में भी माणवकम शब्द में भी दोनों में द्वितीय विभक्ति लगेगी। कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी, एकथितम च सूत्र से होगी और द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से होगी, तो कर्मणि द्वितीय से। फिर यहाँ पर हमारा आता है जी धातु। जी हमारी 10वीं धातु आ गई है, जी। जी का अर्थ क्या होता है, जीतना।
क्या है? जीतना। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? जी धातु का उदाहरण क्या है? सतम जयति देवदत्तम। क्या है? सतम जयति देवदत्तम। तो यहाँ पर देवदत्तम सतम जयति, देवदत्त से 100 को जीतता है, अर्थात 100 जीतता है। किससे? देवदत्त से। तो यहाँ पर जो हमारी धातु है, आप देख रहे होंगे जयति जो है, जयति क्या है? धातु है, और इसमें धातु मूल कौन सी है? जी। तो यहाँ पर जो हमारी जी धातु है, जी से जयति बनता है, तो यहाँ पर ये धातु जो है द्विकर्मक है, और द्विकर्मक धातु किस सूत्र से होती है? एकथितम च सूत्र से होती है। फिर हम आती है 11वीं धातु, जिसका नाम है मथ। क्या है? मथ। मथ हो जाएगी। तो मथ हमारी क्या है? मथ का अर्थ क्या है? मथना। उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा शुधाम शीर निधिम। क्या है? शुधाम शीर निधिम मथनाति। शुधाम शीर निधिम मथनाति। शुधाम शीर निधि मथनाति। क्या करता है? शुधाम शीर निधि से क्या करता है? सागर से। शीर निधि क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे आप, जो शीर निधि है, यहाँ पर शीर निधि में है, तो शीर निधि क्या होता है? सागर होता है। क्या होता है? सागर। सागर से शुधाम आप सभी को पता है अमृत होता है। क्या होता है? अमृत। सागर से अमृत को मथता है। सागर से अमृत को मथता है। तो यहाँ पर जो शीर निधिम है, शीर निधिम, ये क्या है? गौण कर्म है। क्या है? गौण कर्म। और शुधाम क्या है? शुधाम हमारा हो जाएगा मुख्य कर्म। तो यहाँ पर आप बोल करके देख लीजिएगा। अगर जैसे आप बोलोगे कि मैम हमें पता कैसे लगता है कि गौण कर्म कौन सा है, मुख्य कर्म कौन सा है, तो गौण कर्म वही होगा। जैसे देखो, सागर से अमृत को मथता है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति सबसे पहले किस में आ रही है? जब हम वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आ रही है शुधाम में, क्योंकि अमृत को, और आप सभी को पता है कर्ता ने कर्म को, को जिसमें चिन्ह पहले आता है वही हमारा क्या होता है? कर्म कारक होता है, वही हमारी क्या होता है? मुख्य कर्म होता है। और यहाँ पर से का मीनिंग आ रहा है सागर से। सागर से अमृत को मथता है, तो ये जो से का मीनिंग देने वाला है, ये हमारा क्या है? ये हमारा गौण कर्म है। और इस गौण कर्म में एकथितम जैसे कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। यहाँ पर से के अर्थ में वैसे पंचमी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आप सभी ने सबसे पहले पढ़ा कि संप्रदान, अपादान और अधिकरण के द्वारा जो नहीं कहा गया है, उसको हम एकथितम च सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा करेंगे। तो ये आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है। इसलिए यहाँ पर सागर से हिंदी अगर हम करते हैं तो सागर से आता है, लेकिन आपको यहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं लगानी है। यहाँ पर आपको मथ धातु देख करके द्विकर्मक धातु समझनी है, जाननी है। और द्विकर्मक आप सभी को पता है शुधाम और शीर निधिम, तो यहाँ पर द्वितीय का एक वचन लग जाएगा। इसके बाद हमारी आती है मुष धातु। कौन सी धातु है? मुष। मुष धातु। मुष धातु का अर्थ क्या होता है? मुष का अर्थ होता है चुराना। क्या है? चुराना। मुष धातु का अर्थ क्या है? चुराना। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण हो जाएगा हमारा देवदत्तम। देवदत्तम शतम
मूषणाति। तो यहाँ पर इसका हिंदी देखो, मैं बताती हूँ। देवदत्त से शतम 100 को मूषणाति चुराता है। तो यहाँ पर जो हमारी हिंदी करने पर सबसे पहले को किसके साथ जुड़ रहा है? 100 को, 100 के साथ जुड़ रहा है ना। तो यहाँ पर जो हमारा प्रधान कर्म है वो क्या है? शतम। क्या है? प्रधान कर्म क्या है? शतम। और जो हमारा गौण कर्म है वो क्या है? देवदत्तम, जिसमें वैसे पंचमी लगी हुई है लेकिन हमें मूषण धातु को देख करके द्विकर्मक बनाना है और यहाँ पर द्वितीया विभक्ति लगानी है। कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति देवदत्तम में लगानी है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब हमारी 13वीं जो धातु है वो आती है। 13वीं धातु हम 13वीं, 14वीं और 15वीं और 16वीं ये इकट्ठी ही कर लेते हैं। तो 13 से 16 है। कौन कौन सी धातु हो जाएगी हमारी? नी, हरि, कृष और वह। तो ये हमारी जो 4 धातु है इनका हम एक साथ ही उदाहरण कर लेते हैं। इन सभी का नी का अर्थ आप सभी को पता है, मैंने पिछली क्लास में बताया। नी का अर्थ है ले जाना। क्या है नी का अर्थ? नी का अर्थ है ले जाना। हरि का अर्थ है हरण करना। कृष का अर्थ है खींचना। और वह का अर्थ है वहन करना। क्या है? वहन करना। अगर आपको थोड़ा सा लिखाई समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं साथ साथ आवाज़ भी बोल रही हूँ, तो अब मेरी आवाज़ सुन करके ये जान लीजिएगा कि मैम क्या लिखना चाह रही है, क्योंकि आप सभी को पता है ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि जो मैं डिजिटल पेन से लिखती हूँ तो थोड़ी सी राइटिंग में ऐसा हो सकता है। बाकी मुझे लगता है कि आपको समझ में अच्छे से आ जाती होगी। तो यहाँ पर इनका जो उदाहरण है वो करते हैं हम। तो इनका उदाहरण हम एक ही वाक्य में कर लेंगे। ग्रामम अजाम, ग्रामम अजाम नयति, नी धातु से, हरि धातु से हरति, कृष धातु से कर्षति और वह धातु से वहति। वाह। तो यहाँ पर ये हमारा एक उदाहरण है। इसको हम ग्रामम अजाम शब्द को नयति के साथ भी जोड़ सकते हैं। इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं ग्रामम अजाम हरति। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ग्रामम अजाम कर्षति, ग्रामम अजाम वहति। तो ये चारों के साथ जुड़ सकता है, अलग अलग भी। अगर अलग अलग दे दिया जाए तो अलग अलग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ग्रामम अजाम नयति का मतलब है ले जाते हैं। ग्रामम, तो यहाँ पर आप सभी को पता है नयति जो है इसमें नी धातु है। तो नी धातु के योग में ग्रामम में भी द्वितीया लगेगी और अजाम में भी द्वितीया लगेगी। इसी प्रकार हरि धातु हरति, कृष धातु कर्षति और वह, इन चारों धातुओं के योग में क्या हो जाता है? द्वितीया विभक्ति लगती है। किस सूत्र से लगेगी? कृमणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लगेगी। कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी? एकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। तो ये जो हमारी धातु है ये सभी की सभी धातु यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो 16 की 16 धातु यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम अगला सूत्र करेंगे हमारा। अब हमारा आगे सूत्र आता है जिसका नाम है अधि सींग सथा असाम। अधि सींग स्थासाम कर्म।
इस सूत्र की वृत्ति क्या हो जाएगी ये भी हम जान लेते हैं। वृत्ति है अधि पूर्वाणाम येषाम् आधारम आधार है कर्मशात। क्या है इसका अर्थ मैं बोल करके बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। क्या कहा गया है? सूत्र क्या है? अधि सिंह स्थासाम कर्म। तो यहाँ पर क्या दिया गया है वृत्ति इसकी? अधि पूर्वाणाम येषाम आधार है कर्मशात, अर्थात अधि आदि ये जो धातु दी गई है ऊपर, अधि धातु, शी धातु, स्था धातु और आश धातु, ये चारों जो धातु है इन धातुओं के आधार की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। मान लीजिए जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे अधि शब्द है, सॉरी अधि धातु नहीं है यहाँ पर, क्षमा करिएगा, सॉरी यहाँ पर जो अधि है ना, अधि उपसर्ग है। क्या है? अधि उपसर्ग है और अधि उपसर्ग पहले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधि उपसर्ग पहले होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए? सिंह धातु या फिर स्था धातु या फिर क्या होनी चाहिए? आस धातु। तो इन धातुओं की क्या होती है? इन धातुओं का जो आधार होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। आधार कैसे समझोगे आप? देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अधि के योग में ही इन धातुओं की कर्म संज्ञा होगी। बाई चांस आपको सीधा दे दिया जाए सिंह, स्था और आस और अधि शब्द आगे न जोड़ा जाए तो इसका क्या हो जाएगा? सिंह का, स्था का और आस का जो आधार है इसका आधारो अधिकरणम से सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, न कि कर्म संज्ञा होगी। पहले तो आप ये समझिए, यहाँ पर अधि उपसर्ग पहले होना चाहिए। अर्थात ये अगर धातु है ना, सिंह धातु, जैसे मैं एक शब्द बनाती हूँ, जैसे स्था सिंह धातु है, जैसे सिंह का क्या बनता है यहाँ पर? शेते बनता है। शेते जब हम रूप चलाते हैं धातु रूप तो शेते बनता है। तो यहाँ पर शेते अगर सीधा शब्द दिया हुआ है तो इसकी संज्ञा किससे होगी? आधारो अधिकरणम से। किससे? आधारो अधिकरणम से। आधारो अधिकरणम से इसकी क्या हो जाएगी? आधारो अधिकरणम से इसमें सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। क्या लग जाएगी? सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। लेकिन अगर स्लाइड खत्म हो चुकी है, हम ऊपर इरेज कर लेते हैं इनको। लेकिन क्या हो जाएगा? लेकिन अगर इसके योग में अगर शेते है और शेते शब्द से पहले अधि जुड़ जाए, अधि, फिर इसके आधार की क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी? कर्म संज्ञा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। ये जो 3 धातुएं दी गई है यहाँ पर, सिंह धातु, फिर है स्था धातु। स्था धातु का रूप किस प्रकार से चलता है? तिष्ठति, तिष्ठतय, तिष्ठन्ति, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से आश धातु। आश धातु क्या चलती है? आशते। यहाँ पर क्या है? इन तीनों धातुओं से पहले अधि शब्द है, अगर अधि उपसर्ग है तो इन धातुओं की क्या हो जाएगी? तो इन धातुओं की कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। और यदि इन धातुओं से पहले अधि नहीं है तो इन धातुओं की क्या हो जाएगी? इन तीनों धातुओं की हो जाएगी
अधिकरण संज्ञा और इसमें सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। क्या लग जाएगी? सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये सूत्र है ये क्या कहता है, इस सूत्र को समझिए। ये सूत्र कहता है कि पूर्व में, अर्थात ये जो धातु है ना, ये जो धातु दी गई है तीनों, इनके पहले अधि होना चाहिए, फिर इनका जो आधार होगा ना उसमें हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हमारी कर्म संज्ञा होगी। किस सूत्र से होगी? अधि सींग स्था साम कर्म। तो यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण करते हैं हम। उदाहरण, पहला उदाहरण है हमारा अधि शेते वैकुंठम हरिहि। अधिशेते वैकुंठम हरिहि। तो यहाँ पर जो, सॉरी यहाँ पर वैकुंठम बना दिया, बोल वैकुंठम रही हूँ, वैकुंठम हरिहि। तो ये जो हमारा उदाहरण है इसका अर्थ क्या है कि जो हरि है वो वैकुंठ में क्या करता है? वैकुंठ में, वैकुंठ एक जगह का नाम है। क्या है? वैकुंठ एक जगह का नाम है। आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि जो कृष्ण को जानता है वो वैकुंठ को भी जानता है, सभी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हरि जो है वो वैकुंठ में शेते सोता है। क्या करता है? सोता है। तो यहाँ पर वैसे अगर जब हम इनका हिंदी मीनिंग जाने तो हिंदी मीनिंग क्या आता है कि हरि वैकुंठ में सोता है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए। कर्ता ने, कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पर। तो यहाँ पर क्या है? अधिकरण में पर होना चाहिए था, और यहाँ पर हिंदी में मीनिंग भी यही आ रहा है कि हरि वैकुंठ में सोता है। लेकिन यहाँ पर सिंह जो धातु है, सिंह धातु, सिंह से शेते बना है, इसके योग में पहले क्या जुड़ गया है? अधि जुड़ गया है। और अधि जुड़ने से इस वैकुंठम की, ये वैकुंठम क्या है? आधार है। और इस आधार की क्या हो गई है? कर्म संज्ञा हो गई है। क्या हो गई है? कर्म संज्ञा। और किस सूत्र से हुई है? तो ये हमारी हुई है अधि सिंह स्था साम कर्म सूत्र से। किस सूत्र से? अधि सिंह स्था, ऑन वर्ड आप देख लीजिएगा, अधि सिंह स्था साम कर्म, इस सूत्र से हमारी क्या हो गई है? इस वैकुंठम की कर्म संज्ञा हो गई है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। आधार क्या होता है? आधार होता है जिस पर हम बैठते हैं। आधार आप सभी जानते ही हैं। आधार जैसे मैं चटाई पर बैठी हूँ, जैसे मैं चटाई पर बैठी हूँ, तो ये हमारी जो चटाई है और ये मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, ये मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, ये चटाई है। तो इसके ऊपर बैठी हूँ ना मैं, तो ये जो आधार है ना मेरा, मैं बैठी हूँ जिसके ऊपर, ये मेरा आधार क्या है? मेरा आधार है चटाई। क्या है यहाँ पर? चटाई। अगर मैं धरती पर बैठी होती तो आधार क्या होता? धरती होती। अगर आप बेंच पर बैठे हो तो आधार क्या हो जाएगा? बेंच। अगर आप सो रहे हो तो ये जैसे हमारी खाट है, ये हमारी खाट है, जैसे चारपाई वाली खाट है हमारी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि आप कहाँ सो रहे हो, तो हम सो रहे हैं खाट। खाट हरियाणा में खाट बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। वैसे हम हिंदी में इसको चारपाई बोलते हैं। आई होप आप चारपाई जानते ही होंगे, जिस पर हम सोते हैं। वैसे आजकल बेड वगैरह चल पड़े हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संस्कृत के विद्यार्थी को चारपाई का नहीं पता होगा, उन्हें सब पता होता है। तो जो चारपाई होती है उसके अगर ऊपर अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, ये जो व्यक्ति है ये सो रहा है, तो उसका व्यक्ति के सोने का जो आधार है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा चारपाई हो जाएगा। तो आधार हम उसी को बोलते हैं। आई होप आप आधार क्या होता है समझ गए होंगे। तो उस आधार की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से होगी? अधि सिंह स्था साम सूत्र से।
सभी आधार की कर्म संज्ञा इस सूत्र से नहीं होगी। इस सूत्र की कर्म संज्ञा सिर्फ और सिर्फ होगी अधि उपसर्ग पहले होना चाहिए, बाद में सींग धातु होनी चाहिए, या फिर स्था धातु होनी चाहिए, या फिर आस धातु होनी चाहिए। इन तीनों धातुओं की ही कर्म संज्ञा सिर्फ ये सूत्र करेगा, अन्य आधार की कर्म संज्ञा ये सूत्र नहीं करेगा। कहीं आप जहाँ भी आधार देख लो तो आप सोचो कि मैम ने तो आधार इस पर समझाया था अच्छे से, तो आधार की कर्म संज्ञा तो अधि सींग स्था साम से होगी। नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ तीन धातुओं से होगी। तो अब हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है स्था का, तो स्था का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। स्था आप सभी को पता है, इसका रूप चलता है तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। तो इसका जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा अधि तिष्ठति, अधि तिष्ठति वैकुंठम हरि। क्या करता है, हरि जो है वैकुंठ में बैठता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अधि पहले आया है, स्था धातु बाद में है, स्था का तिष्ठ बनता है। तो यहाँ पर आप पजल नहीं होगे, स्था का जो रूप है वो तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठत तिष्ठामि तिष्ठावह तिष्ठामह, इसी प्रकार से रूप चलता है। तो यहाँ पर अधि उपसर्ग पहले आ गया है, तिष्ठ स्था धातु बाद में है। तो इसका जो आधार क्या है वैकुंठम। तो यहाँ पर वैकुंठम की कर्म संज्ञा हो गई है, और किस सूत्र से हुई है, अधि सींग स्था साम, इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई है। और इस वैकुंठम में द्वितीय विभक्ति विधान करने वाला सूत्र कौन सा है, तो कर्मणि द्वितीया है। कौन सा है, कर्मणि द्वितीया। लेकिन हमसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाता द्वितीय विभक्ति वाला, हमसे पूछा जाता है ज़्यादातर कि संज्ञा सूत्र कौन सा है। तो वो हमारा हो जाएगा अधि सींग स्था साम कर्म। कौन सा है, अधि सींग स्था साम कर्म। तो यहाँ पर ये हमारा सूत्र हो जाएगा, इससे ही क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। और प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं आपको जो समझा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, व्यूज़ आते हैं 301 दिन में, लेकिन आप लोग जो है कमेंट करने वाले कितने होते हो, कमेंट करने वाले होते हो लगभग 10। तो प्लीज़ आप अगर 300 वीडियोस देख रहे हो तो 300 के 300 कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता लगे कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। कमेंट करने से कोई ऐसा नहीं है कि मुझे नोटों की गड्डी मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे भी ये लगना चाहिए कि हाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। इसलिए प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है हमारा, हरि ही वैकुंठे चलो यहाँ ऐसे नहीं लिखती मैं, रुको, यहाँ पर लिखती हूँ मैं हरि ही, सॉरी रुक जाइए एक बार। प्रश्न है हमारा, हरि ही डैश तिष्ठति। हरि ही डैश तिष्ठति, क्या आएगा इसमें मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ हमारा हो जाएगा क्षेत्रे। ऑप्शन नंबर 2 वैकुंठम। ऑप्शन नंबर 3
क्षेत्राः। और ऑप्शन नंबर 4 वैकुंठेन। तो ये आपके लिए आज का प्रश्न है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे, तभी मुझे लगेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। कृपया करके कमेंट अवश्य कीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके। चलिए अब हम करते हैं अगला सूत्र। यहाँ पर हमारा एक और उदाहरण रहता है ना, तो यहाँ पर हम उदाहरण कर लेते हैं। हमारा जो तीसरा उदाहरण है, क्या है तीसरा उदाहरण जो है, हमारी तीसरी जो धातु थी इसमें वो क्या थी, आश धातु। क्या थी, आश धातु। तो यहाँ पर इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अध्यासते, अध्यासते वैकुंठम, वैकुंठम हरिः। हरि जो है वैकुंठ में अध्यासते अर्थात बैठता है। आस धातु का अर्थ क्या होता है, बैठना। तो यहाँ पर इसका आधार क्या हो जाएगा, वैकुंठम। और यहाँ पर कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी, अदि सिंह स्थासाम, इस सूत्र से होगी। चलिए अब हम एक सूत्र और कर लेते हैं, फिर आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। क्योंकि मुझे पता है आप सब जो है, मैं आपको सामने नहीं दिखाई देती हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है कि क्लास लेंथी हो गई है, बोरियत फील हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगर इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है तो आपको बोरियत फील होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपकी मानसिकता समझ सकती हूँ। तो अब हम करते हैं अगला सूत्र। सूत्र क्या है, क्या है सूत्र, सूत्र आता है हमारा अभिनिविशिष्ट। क्या है, अभिनिविशिष्ट। ये हमारा सूत्र है। इसकी वृत्ति नहीं लिखूंगी मैं, सिर्फ और सिर्फ आप इसका अर्थ समझ लीजिए। सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र कह रहा है अभी उपसर्ग पहले हो, प्लस में नी हो और प्लस में विष धातु हो। क्या हो, विष धातु। आपको सूत्र देखते ही पता लग रहा होगा, अभी भी है, नी भी है और विष भी है। तो अभी हो, नी हो, इस समुदाय के अर्थात इन दोनों के पहले रहते विष धातु जो है, इसकी क्या हो जाती है, विष धातु की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैं एक अर्थ लिखती हूँ, उदाहरण लिखती हूँ यहाँ पर, अभिनिविशते सन्मार्गम, अभिनिविशते सन्मार्गम। तो यहाँ पर जो सन्मार्गम है, इस शब्द की कर्म संज्ञा किससे हुई है, तो आपको सन्मार्गम शब्द से नहीं समझना है कि इसकी कर्म संज्ञा किससे हुई है। आपको ये देखना, अभी, नी और प्लस में क्या है, विष धातु। तो इसकी कर्म संज्ञा भी किससे होगी, अभिनिविशश्च, इसी सूत्र से होगी। और द्वितीय विभक्ति किससे होगी, तो वो हमें पता ही है, हमारी कर्मणि द्वितीया से क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना, आपको इस प्रकार के उदाहरण दिए जाएंगे, चाहे आपको ये उदाहरण ऑप्शन में दिए जाए, चाहे आपको ये उदाहरण क्वेश्चन में दिए जाए, लेकिन आपको उदाहरण दिए अवश्य जाएंगे ये पूछने के लिए कि कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। तो ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समझिए कि यहाँ पर क्या दिया गया है, अभी, नी और विष के योग में, विष धातु के योग में क्या होती है, जो योग में जो शब्द होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो अगर हमसे सूत्र पूछा जाए तो हम इसका सूत्र जो है अधिसिंह स्थासाम क्यों करेंगे, जब हमें पता ही है कि अभिनिविशश्च सूत्र की कर्म संज्ञा अभिनिविशश्च ही करता है। क्या करता है, अभिनिविशश्च सूत्र कर्म संज्ञा करता है। तो यहाँ पर हम अधिसिंह स्थासाम क्यों करेंगे। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर हमारा सूत्र आता है आगे,
आज की क्लास का हम अंतिम सूत्र करते हैं। सूत्र है उपान वत्या अंग वश है। क्या है सूत्र? इसको हम तोड़ते हैं। क्या कहा गया है? उप अनु अधि आंग, ये सभी क्या होने चाहिए? ये सभी आगे उपसर्ग होने चाहिए। प्लस में क्या होनी चाहिए? प्लस में वस धातु। क्या होनी चाहिए? वस धातु। तो इसके जो हमारा इसका जो आधार होगा, इसका जो आधार होगा उसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। जैसे हम वश धातु के योग में क्या बनाते हैं? उप से हम बनाते हैं उपवशति, अनु से हम बनाएंगे अनुवशति, अनुवसति, अधि से हम बनाएंगे अधिवसति। इस प्रकार क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे पास धातु एक ही है, उपसर्ग 4 है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, धातु सिर्फ एक ही आएगी वसति, और आंग का क्या बनेगा? आवसति। क्योंकि यहाँ पर गय की संज्ञा हो जाती है तो सिर्फ आ शेष रहता है उपसर्ग का, तो यहाँ पर आवशति बनेगा। इनका जो आधार होता है ना, उपवशति, अनुवशति, अधिवशति, आवशति, इनका जो आधार है, इनकी कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है? उप अनु अधि आंग वश। यहाँ पर आपको सूत्र देखने से ही पता लग रहा होगा। ये देखिए, उप इसके बाद इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो अनु, फिर है इसके अंदर ए छिपा हुआ है तो अधि, और इसके बाद इसके अंदर आंग निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको, मुझे इतना तो उम्मीद है कि आप एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि किसी भी जो हमारा शब्द है उसका विच्छेद किस प्रकार से करते हैं। इतना तो मैं मान के चल रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा 4 उपसर्ग दिए गए हैं, उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अधि उपसर्ग, आंग उपसर्ग, और इनके साथ हमारी धातु को कौन सी होनी चाहिए? वश धातु। तो वश धातु की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से? उप अनु अधि आंग वश है, इस सूत्र से। तो अब हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण हो जाएगा हमारा उपवशति वैकुंठम हरिहि। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर वैकुंठम शब्द को देख करके आपको नहीं करना है कि यहाँ पर इसकी आधार जो है, इसके आधार की कर्म संज्ञा हो रही है अधिसिंग स्थासाम कर्म से। अरे आप इस चक्कर में मत पड़ जाना। आपको पहले ये देखना इसके अंदर धातु कौन सी लगी हुई है, उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। और जब तक आप धातु नहीं देखोगे आप गलत ही करोगे, क्योंकि वैकुंठम शब्द जो है हमारा, वो हमारा अधिसिंग स्थासाम कर्म इस सूत्र वाले उदाहरण में भी आया था। तो आपको धातु देखनी है कि कौन सी धातु इसमें दी गई है। तो यहाँ पर उप के योग में, उप उपसर्ग के योग में वश धातु दी गई है। तो यहाँ पर उप अनु अधि अंग आंग वश, इससे क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। तो इसके आधार की कर्म संज्ञा हो गई है, वैकुंठम शब्द की कर्म संज्ञा हो गई है। किस सूत्र से हुई है? उप अनु अधि आंग वश, इस सूत्र से। फिर आता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, अनु का, अनु प्लस वश धातु। तो यहाँ पर क्या बनता है? अनुवशति। तो अनुवशति का उदाहरण क्या हो जाएगा? अनुवशति का उदाहरण हो जाएगा अनुवशति वैकुंठम हरि। वैकुंठम हरि ही।
अर्थात जो हरि है वो वैकुंठ में अनुवसति निवास करता है। वश धातु का अर्थ यहाँ पर क्या है? निवास करता है। सभी पर यही है निवास करना, वास करना। तो वैकुंठ में निवास करता है, यहाँ पर अनुपसर्ग लग गया है। इसकी कर्म वैकुंठम शब्द जो है इसका आधार है, तो इसकी कर्म संज्ञा किससे होगी? उप अनु अधि आंग वश, इस सूत्र से होगी। फिर हमारा आता है एक और तीसरा जो है वो कौन सा उपसर्ग है? तीसरा उपसर्ग है अधि। अधि धातु कौन सी है? वश। तो अधि धातु के योग में क्या बनता है? अधिवशति। अधिवशति, अधि हमारा उपसर्ग है, वश धातु है। तो यहाँ पर उदाहरण क्या हो जाएगा? अधिवशति वैकुंठम हरि। हमसे जो है कारक में सिर्फ यही पूछा जाता है कि यहाँ पर जो वैकुंठम शब्द है इसकी कर्म संज्ञा किससे हुई है। तो आपको वैकुंठम शब्द को रटना नहीं है, आपको धातु और उपसर्ग वगैरह देखनी है। ये शब्द देखना है आपको, और ये देख करके आप अंदाज़ा लगा लोगे कि अधि तो इस सूत्र में आ रहा है, तो इसी सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा होगी, किसी और से नहीं होगी। इसी प्रकार से आवश्यति वाला बनेगा, आवश्यति वैकुंठम हरि। और आवश्यति जो है आप देखते ही पहचान लोगे कि इसमें तो आंग है, और उप अनु अधि आंग वश, तो यहाँ पर इसमें इसी सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। प्लीज़ क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से।